तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज एक खास जगह से ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। दरअसल मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना था, तो बाई रोड जाना सबसे अच्छा लगता है, इसलिए कि कुछ साल पहले एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तैयार हुआ था, आप सबने सुना होगा। और इस वक्त मैं लखनऊ से करीब 65 किलोमीटर दूर, और जिस जगह बैठा हूँ इस जगह की खास अहमियत है। तो मैं असली कहानी सुनाऊं उससे पहले इस जगह के बारे में आपको बता दूं। ये आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक एयर स्ट्रिप है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी से मैं कहूंगा ये आपको दिखाता हूं। ये जगह दरअसल है तो ये हाईवे सड़क, लेकिन इसको एक एयर स्ट्रिप के तौर पे भी तैयार किया गया है ताकि कभी कोई इमरजेंसी पड़े तो हमारी जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, उसके जितने भी जेट फाइटर प्लेन हैं, जो भी लड़ाकू विमान है, वो यहाँ पे लैंड कर सकें इमरजेंसी के हालात में। आप देख रहे होंगे ये सड़क के बीच में ये जो डिवाइडर है ये टेम्पररी है। इसको जब भी कोई इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत हो तो इनको आप हटा दें। तो ये दूसरी तरफ भी सड़क इतनी ही चौड़ी है जितनी इस तरफ आप देख रहे हैं। ये स्ट्रिप है, व्हाइट आप पट्टी भी देख रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कभी भी एयरफोर्स के कोई भी प्लेन इमरजेंसी की हालत में लैंड कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लेन ने बाकायदा यहाँ पर इस तरह की जो लैंडिंग है वो भी की। और करीब 3.3 किलोमीटर लंबा रनवे है ये। मतलब आगरा से अगर लखनऊ एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो 300 किलोमीटर है, लेकिन ये 3.3 किलोमीटर, उसी 300 किलोमीटर में से इसको एक एयर स्ट्रिप बनाया गया है ताकि यहाँ पे जो प्लेन है वो लैंड कर सकें। तो जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ये कायदे से एक उन्नाव है जगह, तो उन्नाव में ये पड़ता है 3.3 किलोमीटर का ये स्ट्रिप। हालांकि मुझे कभी मौका नहीं मिला यहाँ पे किसी प्लेन को लैंड करते हुए या फिर यहाँ से उड़ान भरते हुए देखने का। कभी मौका मिला तो जरूर देखूंगा और उसकी भी आंखों देखा हाल आपको बताऊंगा। लेकिन आज जब गुजर रहा था तो मुझे लगा लखनऊ जाकर स्टोरी सुना, उससे बेहतर यही है। मौसम भी थोड़ा सा इस वक्त ठीक है, आसमान में बादल है, बारिश भी हो सकती है। तो मुझे लगा कि क्यों ना कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं और यहीं से आज आपको कहानी सुनाता हूँ। क्योंकि बड़े कम ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जब आप सड़क से गुजर रहे हैं और अचानक चलते चलते आपको पता चले कि अरे ये तो हवाई पट्टी है, यहाँ पे तो प्लेन भी उतर सकता है। तो मुझे लगा अपनी क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे लोग जो देश और देश के बाहर हैं, बहुत सारे लोगों को शायद इधर मौका नहीं मिला आने को, तो उनको दिखाऊं कि ये एक एयर स्ट्रिप है और उसी के किनारे बैठकर आज की कहानी। थोड़ा सा जगह और बदलना भी चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है, चेंज होते रहना चाहिए। तो ये तो थी एयर स्ट्रिप के बारे में जो जानकारी आपको देनी थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी पिछले हफ्ते की है, दिल्ली की है, बल्कि इसी हफ्ते की है। आज चूंकि फ्राइडे है, ये ट्यूसडे की बात है, लास्ट ट्यूसडे, 3 दिन पहले की। एयरफोर्स में कायदे से देखिए, आज मैं यहाँ पे जहाँ बैठा हूँ एयरफोर्स स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ क्योंकि एयरफोर्स के ही तमाम जेट यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, उसके लिए तैयार किया गया है। और ये कहानी भी एक एयरफोर्स के अकाउंटेंट से जुड़ी हुई है। एक एयरफोर्स में अकाउंटेंट है श्री कृष्ण स्वरूप। हर दिन की तरह वो दफ्तर जाते हैं, शाम को दफ्तर से जब घर लौटते हैं, घर में उनकी बीवी और एक बेटा 27 साल का, यही दोनों रहते थे, और साथ में श्री कृष्ण स्वरूप जी। लास्ट ट्यूसडे को जब वो घर पहुंचते हैं शाम करीब 7 बजे के आसपास, तो पहली चीज जो उन्हें चौंकाती है वो ये कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। आमतौर पर वो बेल बजाते हैं, दरवाजा खुलता था, अंदर जाते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। साउथ दिल्ली में उनका घर था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, पालम विहार में। इसके बाद जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं, जैसे ही बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं और बेडरूम में जो पहला मंजर देखते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं। सामने उनकी करीब 55 साल की पत्नी बबीता की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। वो बदहवास अभी कुछ सोच ही रहे थे और अपने बेटे को आवाज देते हैं। तब तक वो बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ, दूसरे कमरे में 27 साल के उनके जवान बेटे की लाश पड़ी थी, ठीक उसी हालत में, खून से लथपथ। श्री कृष्ण स्वरूप बदहवास चीखने लगते हैं। चीख सुनकर पड़ोसियों तक आवाज आती है और पड़ोसी सब भाग कर आते हैं। जब पड़ोसी घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर 2-2 लाशें पड़ी हैं। एयरफोर्स में काम करने वाले अकाउंटेंट श्री कृष्ण स्वरूप की बीवी और बेटे दोनों का कत्ल हो चुका था। घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे। किसी पड़ोसी ने फोन किया पुलिस को। पुलिस की टीम फौरन वहां पहुंचती है। मामला एयरफोर्स के एक
कर्मचारी से जुड़ा हुआ था। पुलिस की टीम तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले दोनों लाशों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जांच शुरू की जाती है। घर के सारे जो सामान बिखरे थे, उससे पहली नजर में यही लग रहा था कि घर में लूटपाट हुई है, क्योंकि अलमारियां, बेड के अंदर का जो बॉक्स था वो सारी चीजें खुली हुई थी, सामान बिखरे पड़े थे, कपड़े इधर उधर थे, बैग खुला हुआ था। तो पुलिस को भी यही लगता है कि मामला लूटपाट का है। खैर, इसके बाद तमाम पड़ोसियों को खबर दी जाती है। तमाम पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदारों को खबर मिलती है, रिश्तेदार आते हैं। पुलिस की तफ्तीश जारी रहती है। अगले दिन मां और बेटे दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस की जांच जारी थी। इस दौरान में एक अजीब सी चीज ये थी कि श्री कृष्ण स्वरूप जी के घर और घर के बाहर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसका जो डीवीआर था वो गायब था। मतलब जो भी घर में आया था उसे मालूम था यहाँ कैमरे हैं और कैमरे की कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो रिकॉर्डिंग वाला बॉक्स ही चुरा कर ले गया। तो पहली चीज, आमतौर पे चोर ऐसा करते नहीं है, या लुटेरे इस तरह की इतनी गहराई में नहीं जाते हैं। तो पुलिस को थोड़ा खटका हुआ कि ये मामला क्या है। अब पुलिस पूछताछ करती है, एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, शायद उनकी कोई दुश्मनी किसी से कोई, लेकिन श्री कृष्ण स्वरूप तमाम चीजें याद करने के बावजूद ऐसा कोई नाम नहीं बताते जिनके ऊपर शक हो और जिनसे लगता हो कि उनकी दुश्मनी और जिसने ये काम किया है। अब ये एक ब्लाइंड मर्डर केस, कोई सुराग नहीं, सीसीटीवी फुटेज नहीं। पुलिस की तफ्तीश जारी रहती है। इस दौरान में तमाम जो रिश्तेदार हैं वो भी आते हैं घर में। पुलिस भी लगातार आ रही है, पूछताछ कर रही है, रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो रही है। पुलिस बाकायदा श्री कृष्ण स्वरूप, उनकी पत्नी के उनके साथ रिश्ते, उनके बेटे के साथ रिश्ते, सारी चीजें पता करती है। फिर ये पता चलता है कि श्री कृष्ण स्वरूप का जो बेटा था 27 साल का, वो एक कंप्यूटर फर्म में काम करता था। लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, तो उनके बेटे की भी नौकरी चली गई, वो बेरोजगार हो गया और आजकल बेरोजगार था और घर पे ही रहता था अपनी मां के साथ। उसके अलावा उसका और किसी से कोई ऐसा रिलेशन, किसी से दुश्मनी, कोई ऐसी चीज थी नहीं। पुलिस सारी तफ्तीश कर ली। फिर यह भी पता चला कि घर में बहुत सारे ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी जो गायब हो सके। श्री कृष्ण स्वरूप जी ने बताया कि जो भी थे पैसे वैसे वो बैंक में होते थे, कोई सोना, जेवर, गहने, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मामला है क्या। पुलिस की टीम इसके बाद नए सिरे से जांच करने का सोचती है। घर के आसपास और घर के तो सीसीटीवी फुटेज थे नहीं। अब पुलिस पड़ोसियों और मोहल्ले में ये पता करती है कि कहां कहां पे श्री कृष्ण स्वरूप के घर के अंदर तक जाने की जो रास्ते हैं, उनमें कोई ऐसा किसी के घर में अपना सीसीटीवी कैमरा लगा है, नहीं लगा है। ढूंढती है कहीं से कोई फुटेज मिल जाए। कई दिन निकल जाते हैं, 1-2 दिन, बहुत सारे फुटेज मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती। इसी दौरान में एक घर से, जो उस गली के मोड़ से होकर गुजरता था, जिसमें कैमरे में सारी कुछ चीजें कैद थी आने जाने का, एक 4 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज मिलता है। 4 सेकंड के फुटेज में एक शख्स चेहरे पे गमछा लगाए और हाथ में कुछ सामान लेकर जा रहा है, और ये फ्रेम सिर्फ 4 सेकंड का था। उस शख्स का चेहरा दिख नहीं रहा है, हाथ में उसके कुछ सामान है। अब यहां पे पुलिस को ये डाउट हुआ कि जो हाथ में सामान है वो कुछ डीवीआर की तरह लग रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज जहां पे स्टोर होता है वो सारी चीजें, और उनके घर से गायब थे श्री कृष्ण जी की, तो लगा कि ये शख्स वही चीज लेकर जा रहा है, लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने चेहरे को गमछे से ढक रखा है। अब 4 सेकंड का ये फुटेज, शक यही कि शायद ये कातिल हो सकता है, चेहरा लेकिन है नहीं। अब क्या किया जाए? अब पुलिस उस फुटेज के आधार पर तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि शायद यहां कहीं आसपास का रहने वाला हो, कोई कुछ जानता हो। कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से उस फुटेज में वो शख्स पैदल चल के आ रहा था, तो पुलिस को एक शक हुआ कि अगर यही कातिल है तो फिर ये अपनी किसी गाड़ी से नहीं आया और ये पैदल घर तक गया है। तो 2 ही चीजें निकल कर आती हैं, एक या तो वो आस पड़ोस में रहता है, या दूसरा उसने किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है। आस पड़ोस में पुलिस पूछताछ कर चुकी, पता चला कि उस हुलिये का इस तरह का शख्स या ऐसे कपड़े पहने वाला शख्स, क्योंकि कपड़े तक की बारीकी को दिखाया गया, यहां पे कोई नहीं है, तो अब वो आसपास का रहने वाला नहीं है। रिश्तेदारों को दिखाया गया, रिश्तेदारों ने मना कर दिया कि हम ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। अब बचा ये कि ये शख्स पैदल आया, इसका मतलब है कि वो या तो ऑटो से आया, टैक्सी से आया, कैब से आया, रिक्शे से आया, बैटरी रिक्शे से आया। अब
अब पुलिस ने जीरो इन किया उस इलाके में लोकल जो भी इस तरह की, चाहे रिक्शा हो, बैटरी रिक्शा हो, ऑटो हो, कैब हो, और इसके बाद इनका पता करना शुरू किया कि मंगलवार को दोपहर से शाम के बीच में कोई ऐसी गाड़ी जिस पर बैठकर एक ऐसा शख्स इस हुलिये में, इस कपड़े में यहां तक आया हो तो वो जानकारी दे। दर्जनों लोगों से पूछताछ हुई, दर्जनों गाड़ियों के लोगों से पूछताछ हुई, रिक्शे वाले से हुई, ऑटो वाले से हुई, कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक लेकिन जब ये सारी पूछताछ हो रही थी, एक बैटरी रिक्शा वाला, दिल्ली में आजकल बैटरी रिक्शा बहुत आम हो गया है पॉल्यूशन की वजह से, और ये अच्छी चीज भी है। एक बैटरी रिक्शा वाला अचानक सामने आता और पुलिस को बताता है कि इस हुलिये में गमछे से चेहरा छुपाए एक शख्स उसके रिक्शे पे बैठा था। पुलिस को पहली कामयाबी मिलती हुई दिखाई देती है। पुलिस पूछती है कि तुम्हें कैसे याद है? तो उसने कहा, साहब दिन भर में बहुत सारे लोग आकर बैठते हैं, लेकिन उस शख्स को इसलिए मैंने याद रखा क्योंकि जब वो बैठा तो उसके हाथ पे और कपड़ों पे खून के कुछ छींटे थे, खून के कुछ निशान थे, और मैंने उससे पूछा कि आपको कोई चोट लगी, ये खून के निशान है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा ये कहा कि मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़। पालम विहार इलाके का मामला था। उस रिक्शे वाले ने मेट्रो स्टेशन तक ले जाकर छोड़ दिया। अब वो उतरता है, उसके बाद बोला कि मुझे नहीं मालूम, मैंने चेहरा भी नहीं देखा। पुलिस को लगा कि कोई फायदा नहीं है, अब कहां ढूंढे। पर फिर उस रिक्शे वाले ने एक अजीब सी बात कही, और उस एक लाइन ने पुलिस को एक तरह से रास्ता दिखा दिया कातिल तक पहुंचने का। रिक्शे वाले से पूछा कि मेट्रो स्टेशन पे तुमने कहां रोका, फिर क्या हुआ? तो उसने कहा, हमने तो मेट्रो स्टेशन पे रोका, उसके बाद वो चला गया। फिर कहता है, लेकिन एक चीज आपको बताता हूं, याद आया मुझे, जहां से वो बैठा था और वहां से मेट्रो स्टेशन तक का जो किराया था हमारा, वो 30 रुपए था। उसने मुझे एक 20 रुपए का नोट दिया और एक 10 रुपए का नोट दिया। इत्तेफाक से वो 10 रुपए का नोट फटा हुआ था जहां पे नंबर लिखे होते हैं। तो मैंने उससे कहा कि ये 10 का नोट चलेगा नहीं, या आप मुझे दूसरा नोट दीजिए। उसने कहा, मेरे पास कोई दूसरा नोट नहीं है और ना मेरे पास चेंज है, बस यही 10 रुपए का नोट एक फटा हुआ है और 20 रुपए है, बाकी शायद 500 रुपए का नोट है। उसने कहा, मेरे पास चेंज नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं 10 रुपए तो लूंगा नहीं। तो उसने बोला, ज्यादा उसने बहस नहीं किया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप पेटीएम लेते हो? रिक्शे वाले ने कहा, आप मुझे पेटीएम कर दीजिए। रिक्शे वाले ने अपना नंबर बताया, उस शख्स ने उसको 30 रुपए पेटीएम कर दिए और वो चला गया। जैसी ये बात रिक्शे वाले ने पुलिस को बताई, पुलिस की आंखें चमक उठी। उन्होंने फौरन उस रिक्शे वाले से पूछा कि जो 30 रुपए पेटीएम किया था, इसका नंबर क्या है? उसके बाद उस 30 रुपए के भुगतान से उस मोबाइल नंबर का पता चला ये मोबाइल नंबर एक अभिषेक नाम के शख्स पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने उस नंबर के जरिए उसका पता निकाला। हैरानी की बात यह थी कि अभिषेक कोई और नहीं निकला, बल्कि श्री कृष्ण स्वरूप की अपनी बहन का बेटा निकला, मतलब श्री कृष्ण की पत्नी के बुआ का बेटा। पुलिस फौरन उस एड्रेस पे जाती है, श्री कृष्ण स्वरूप के बहन के घर, और अभिषेक को उठाकर थाने ले आती है। अभिषेक लगातार मना करता है। अब जब अभिषेक आता है तो पहले पुलिस जब उसको देखती है तो पुलिस खुद हैरान रह जाती है, क्योंकि मंगलवार को जिस दिन से कत्ल हुआ उसके कुछ घंटे बाद से अभिषेक लगातार श्री कृष्ण के घर पर था, क्योंकि उसकी बुआ और उसके भाई की डेथ हुई थी, कजन की। चाहे वो अस्पताल हो, मोर्चरी से बॉडी लानी हो, शमशान जाना हो, यहां तक कि पुलिस वाले जब बयान दर्ज कर रहे थे तब भी उसके साथ पुलिस वाले ने कई बातें की रिश्तेदारों से, उसमें भी पूछताछ में आगे, और यहां तक कि पुलिस वालों से लगातार कि आप हमारी बुआ और हमारे भाई के कातिल का जल्द से जल्द पता लगाइए। पुलिस वालों पे वो दबाव भी डाल रहा है, मतलब हर चीज में वो लगातार कत्ल के बाद से पुलिस के साथ साथ था। यानी कातिल पुलिस की आंखों के सामने था, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं था, और वो लगातार चकमा देता रहा। लेकिन अब पेटीएम के जरिए उसका नंबर मिला, और उस नंबर के जरिए पुलिस अभिषेक तक पहुंची, अभिषेक को गिरफ्तार किया। इसके बाद जो 4 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज मिला था, उससे उसका मिलान कराया गया। जिस तरीके से वो चाल चल रहा था, आपको याद होगा बीच में सचिन वाजे की कहानी आपको दिखाई थी, तो कैसे उसमें उस सीसीटीवी फुटेज में आपकी जो बॉडी का एक लैंग्वेज होता है, आपके कदम राइट लेफ्ट किधर चलते हैं, चलते वक्त हाथ दायां और बायां किधर होता है, गर्दन कितना किस तरफ झुका होता है, तो इससे बहुत सारी चीजें आप पता चल जाती है। तो इस 4 सेकंड के उसकी कदमों के चाल से पुलिस ने और अभिषेक की ओरिजिनल चाल से मिलान कराया, दोनों मैच कर गया। फिर उसके कपड़े भी पता चल गए कि ये अभिषेक ये कपड़े पहनता है।
अब अभिषेक के सामने कोई चारा नहीं था। इसके बाद आखिरकार अभिषेक अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, उसी ने कत्ल किया था। ये जो दोनों कत्ल किए गए थे, पुलिस को शुरुआत से ये लगा था कि ये लूटपाट का मामला नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस को उलझाने के लिए कत्ल के बाद कातिल सामान बिखेर देता, कपड़ों को इधर उधर कर देता ताकि मामला लुटेरों की तरफ चला जाए। अभिषेक ने भी यही किया, लेकिन अभिषेक ने कत्ल किसी और चीज से नहीं किया था। उसने डंबल से दोनों को मारा था सर पर, और बुरी तरह से। और इसीलिए पुलिस को यह शक हुआ था कि यह मामला लूटपाट का नहीं बल्कि दुश्मनी का है। अब अभिषेक पकड़ा गया, कातिल का खुलासा हो चुका था। अब सवाल यह था कि अभिषेक ने यह कत्ल किया क्यों, वजह क्या थी। खुद पुलिस भी वजह जानना चाहती थी कि आखिर एक शख्स अपनी बुआ, अपने कजन का कत्ल क्यों कर रहा है। इसके बाद अभिषेक ने मुंह खोला, उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कुछ वक्त पहले उसकी बहन की शादी हुई थी और उस शादी के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। अभिषेक ने अपनी बुआ से, जिनका नाम बबीता था, जिनका कत्ल हुआ, 50,000 रुपए उधार लिए थे और ये कहा था कि लौटा देंगे। बीच में कोरोना आ गया, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, अभिषेक को भी माली तंगी हो गई। वो वादे के मुताबिक वक्त पर पैसा लौटा नहीं पाया। इस दौरान में उसकी बुआ उसे लगातार पैसों के लिए टोकती रही। लास्ट ट्यूसडे यानी मंगलवार को अभिषेक अपनी बुआ के घर गया। वहां उसने खाना भी खाया साथ में। फिर अभिषेक और अपने कजन के साथ उसने घर में बैठ के पिक्चर भी देखी टीवी पे। इसी दौरान शाम के वक्त अचानक बुआ ने फिर उसे पैसों के लिए टोक दिया। अभिषेक को बड़ा बुरा लगा। उसे लगा उसकी बुआ उसे जलील कर रही है, सब कुछ जानते हुए भी कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, वो लौटा देगा लेकिन दे नहीं पा रहा है। तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि बार बार पैसे के लिए ताना मारनी। और इस गुस्से में वो उठा और उसने घर में रखे हुए डंबल को उठाया और ले जाकर अपनी बुआ के सर पे बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। खून से लथपथ बुआ गिर पड़ी, लगभग जान ही चली गई। अब उसे लगा कि घर में ये सब कुछ हुआ है, मैं पकड़ा जाऊंगा। और घर में दूसरा एक विटनेस था, वो उसका कजन, बबीता का बेटा। अब वो उसी डंबल को उठाकर दूसरे कमरे में जाता है और अपने कजन पर बेतहाशा उसी से वार करता है। थोड़ी देर में उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद वो सारे सामान को घर के बिखराता है ताकि ये लगे कि मामला लूटपाट का है। और फिर वहां से मुंह पे गमछा डालकर घर से बाहर निकलता है। बाहर जाने के बाद एक बैटरी रिक्शा पकड़ता है, मेट्रो स्टेशन पहुंचता है और मेट्रो स्टेशन से फिर अपने घर पहुंचता है और घर पर जाकर आराम से ऐसा बैठ जाता है कि जैसे कुछ हुआ नहीं। इत्तेफाक से इस दौरान में श्री कृष्ण जी अपने घर पहुंचते हैं ऑफिस के बाद और बीवी और बेटे की लाश देखते हैं। थोड़ी देर के बाद तमाम रिश्तेदारों को इसकी खबर मिलती है। अभिषेक के घर वाले को भी इसकी खबर मिलती है, क्योंकि अभिषेक की मां बहन थी बबीता के पति की। तो जैसे ही वो खबर मिलती है, वो भी एकदम ऐसा लगता है कि वो सदमे में चला गया, उसे यकीन नहीं हो रहा है। और अपने घर वालों के साथ वो भी सोग मनाता हुआ एक तरह से घर पहुंचता है, उसी घर में जहां कुछ देर पहले उसने 2 कत्ल किए थे। और वहां जाकर ऐसा बनता है कि जैसे मतलब वो हैरान है। फिर बाद में पुलिस आती है, वो पुलिस के साथ भी लगातार रहता है, वो अंतिम संस्कार में भी जाता है, हॉस्पिटल में भी जाता है, सब कुछ हर वक्त साथ रहता है और पुलिस को पता नहीं चलता है। लेकिन आखिरकार सिर्फ एक गलती, और गलती ये कि शायद अगर वो उस बैटरी रिक्शे वाले को 30 रुपए सही से ही दे देता, वो 10 का नोट फटा ना होता, तो अभिषेक तक पुलिस को पहुंचना इतना आसान नहीं था। नंबर 2, उस 10 रुपए के फटे हुए नोट की वजह से उसे पेटीएम करना पड़ा और उसके दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि पेटीएम के जरिए मोबाइल नंबर पता किया जा सकता है। उसके दिमाग में ये बात भी नहीं आई कि पुलिस इस रिक्शे वाले तक पहुंच सकती है। उसके दिमाग में ये बात भी नहीं आई कि रिक्शा वाला भी एक गवाह हो सकता है। और इन्हीं चीजों ने अभिषेक को फंसा दिया और आखिरकार इस दोहरे कत्ल का राज खुला। अभिषेक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में 50,000 रुपए के लिए अपने ही रिश्तेदार को से उसने उधार लिया था, अपनी ही बुआ और बुआ के बेटे का कत्ल। शायद अब जिंदगी भर उसके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो ये थी कहानी, लेकिन इस आखिर में खत्म करूं उससे पहले एक बार फिर आपको बताऊं, यह आइडिया विनोद शिकारपुरी का था। वरना यह था कि हमें लखनऊ पहुंचना, और अब से मुझे लगता है कि करीब 45 मिनट के बाद मैं लखनऊ पहुंच जाऊंगा। शाम का वक्त है और
ये था कि कहीं और से कहानी सुनाऊं, तो ये जगह अच्छी है और लगातार ट्रैवल कर रहे थे तो कहीं पे बीच में उतरे भी नहीं, तो थोड़ा सा ये हो गया कि गाड़ी से भी उतर लेते हैं और इसी बहाने कहानी भी आज एक नए लोकेशन से। तो आपको एक बार फिर बताता हूँ, ये उन्नाव का ये एयर स्ट्रिप, शिकारपुरी से कहेंगे। आपको थोड़ा आसमान भी दिखाएं क्योंकि बारिश भी हो सकती है और इसी आसमान से सारे एयरफोर्स के जो जेट हैं इस सड़क पे उतरती हैं। तो ये एक मतलब देखने लायक चीज है कि किसी हाईवे पे किसी सड़क से आप गुजर रहे हो और अचानक आपको पता चले कि अरे ये हाईवे तो एयर स्ट्रिप है, ये तो हवाई पट्टी भी है, यहाँ तो प्लेन भी उतर सकता है। तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और इत्तेफाक की बात है कि गर्मी तो बहुत थी लेकिन अब इस वक्त मौसम अच्छा हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के साथ साथ ये जगह भी आप लोगों ने जो देखी आपको पसंद आई होगी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।